my dear students, welcome to Smart Sar by Rashmi, your one-stop solution for smart learning. In this video, I am going to give you the brief summary of chapter 5 of class 9th. So let's get started. But उससे पहले, don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the like button. So, the name of the chapter is the fundamental unit of life, cell. बच्चे चैप्टर शुरू करने से पहले, उसको समझने से पहले, डू यू नो द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल इज़ बेसिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ व्हाट? सेल. तो सेल के बारे में हमने पढ़ना है. तो इस पूरे चैप्टर में हमने सेल के बारे में पढ़ना है. सेल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, सेल की क्या शेप होती है, क्या साइज़ होता है, क्या इनका नंबर जो है वो सेम रहता है या वेरी करता है, सेल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को हमने पढ़ना है इस चैप्टर में. पर क्यों पढ़ना है भाई? सेल इतना ख़ास क्यों है? ऐसा है क्या सेल में? अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ बेटा, अगर मुझे एक घर बनाना है, ठीक है, घर में क्या होगा, बहुत सारे रूम्स होंगे और उस रूम में भी क्या होता है, अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो दीवारें हैं, 4 दीवारें बनाई, छत बनाई, ठीक है, नीचे फ्लोर है, तो एक रूम बन गया. अब वो मुझे दीवार जब बनानी है तो उसको कैसे बनाया गया होगा? एक एक ब्रिक को लिया है, उसको अरेंज किया है. एक एक ब्रिक को मैंने अरेंज किया तो एक वॉल बन गई. फिर 4 वॉल्स जब बन गई तो वो रूम मैंने बोल दिया कि ये रूम है. ठीक है, बहुत सारे जब ऐसे रूम बन गए तो मैंने बोल दिया ये मेरा घर है. अब उस रूम्स, अलग अलग नाम से हम रूम्स को बोल सकते हैं. अच्छा, दिस इज़ माई बेडरूम, दिस इज़ माई किचन, दिस इज़ ये रूम, वो रूम, है ना. तो अलग अलग रूम्स हैं. अब इसी को अगर मैं ह्यूमन बॉडी से रिलेट करती हूँ, हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी बॉडी में भी क्या है, बहुत सारे सिस्टम है ना. डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब ये बहुत सारे सिस्टम जो हैं, ये जो हमारी बॉडी है, मैं स्पेसिफिकली यहाँ ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ, तो ये भी तो किसी चीज़ से बनी होगी. जैसे एक घर जो था उसमें रूम्स थे और वो रूम्स भी किससे, वॉल्स थी, वॉल्स बनी थी ब्रिक से. तो क्या ह्यूमन बॉडी में ऐसा कुछ सिस्टम है, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो कैसे बने हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसा क्या सिस्टम है? तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल जो यूनिट है जिससे वो बने हैं, दैट इज़ नोन एज सेल. तो सेल इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसके बारे में ही हमने क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है. बेसिकली क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. जो इंटायर फंक्शनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, वो जैसे काम करते हैं या जो सारे सिस्टम उनकी बॉडी में काम करते हैं, वो सब किससे बने हैं? एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. अब जैसे मैंने बोला ना, हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम है वो किससे बना है? सेल. उन्हीं सेल्स को जोड़ के क्या बन गया? टिश्यू. टिश्यू फर्दर क्या बनाते हैं? ऑर्गन. ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम को मिला के बनता है ऑर्गेनिज्म. जैसे मेरी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं, है ना. सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. ये स्पेसिफिकली अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ या बाकी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ. अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पता है हमारे पास स्टमक है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ना, उन्हीं ऑर्गन्स को मिला के हमारा ऑर्गन सिस्टम बन गया, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया. और ऐसे सारे सिस्टम्स को बनाकर मिलाकर हमारे क्या बन गया? एक ऑर्गेनिज्म बन गया. ठीक है, और वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी सेल से. तो इसीलिए सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये कुछ डिस्कवरीज हैं रिलेटेड टू सेल, हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में या 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये साइंटिस्ट के नाम जो हैं वो पूछ सकते हैं. डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में. ठीक है, सेल के बारे में उन्होंने पता लगाया था. एक बार्क ऑफ ट्री जो है, डेड सेल के बारे में पता लगाया था. तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप उन्होंने एक खुद का, यानी बना हुआ माइक्रोस्कोप जो खुद ही उन्होंने बनाया था, उस पर उन्होंने जब देखा, एक ट्री की बार्क ली उन्होंने, पेड़ की छाल ली, उसको उस माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, तो उनको ना ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किए. तो उन्होंने सोचा यार ये क्या है. वहाँ से ही ये टर्म जो है सेल उन्होंने क्या की थी? ओरिजिनेट की थी. उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने
क्या किया, सेल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंटोन वैन, इन्होंने डिस्कवर किया प्रोटोजोआ यानी लिविंग सेल को इन्होंने डिस्कवर किया। तो पेपर में अगर डेड सेल के बारे में आता है या सेल की डिस्कवरी के बारे में आता है तो रॉबर्ट हुक ने की है। बट अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है लिविंग सेल के बारे में किसने पता लगाया था, तो एंटोन वैन ने लिविंग सेल के बारे में पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में पता लगाया था। अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये न्यूक्लियस वगैरह क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम फर्दर आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। शेल्डन एंड श्वान ने पता लगाया था, सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है, यानी ये जो सेल थ्योरी है, सेल के बारे में थोड़ी और चीज़ें जो है हमें बताई थी। और पुरकनजी ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। अगेन ये भी सेल का क्या होता है, पार्ट होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ डिस्कवरी, बेसिकली साइंटिस्ट के नाम जो आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है, ये आपको पता होने चाहिए फॉर एमसीक्यू और फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। अब जिस सेल थ्योरी की मैं बात कर रही हूँ, यानी सेल के बारे में क्या पता लगाया, उन्होंने बोला कि भाई जो सेल है ना, ये जो सेल थ्योरी आई, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये सेल के बने होते हैं। सेल थ्योरी में उन्होंने ये बोला, ठीक है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक सेल से भी बने हो सकते हैं या ये एक से ज़्यादा सेल से भी बने हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो हमारे पास तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हमारे पास अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमारी बॉडी तो बहुत सारे सेल से बनी होगी। बट बच्चा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो एक ही सेल से बने होते हैं। तो ये सेल थ्योरी में नेक्स्ट ये प्रपोज किया गया। थर्ड पॉइंट क्या था कि जो न्यू सेल अराइज होते हैं वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं ना, उन्हीं से ही अराइज होते हैं। सेल की डिवीजन होती जाती है, एक सेल 2 सेल में, 3 सेल में, 4 सेल में ऐसे डिवाइड होता जाता है और सेल डिवीजन होती है और न्यू सेल्स जो हैं वो आते जाते हैं। तो एग्जाम में ऐसे सेल थ्योरी जो है कभी कभी पूछ लेते हैं। अब सेल, जैसे मैंने बताया कि सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हमने देख लिया सेल की डिस्कवरी किसने की, तो सेल जो है उसके बारे में और चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। भाई उसका साइज़ क्या होता है, नंबर कितना होता है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग है या दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है तो क्या एक लिमिटेड नंबर है या ये नंबर चेंज करता रहता है, वेरी करता रहता है। सेल्स की शेप कैसी होती होगी, तो अगर मैं बात करूँ सेल की साइज़ की, ठीक है, या सेल की शेप की या सेल की नंबर की, तो ये जो है डिपेंड करता है। अगर सेल के साइज़ की बात करूँ तो सेल जो है अलग अलग। सेल नंबर की अगर बेटा बात करें तो अगर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से ही बना है तो उसमें सिर्फ 1 सेल होगा, तो यानी नंबर क्या हो गया 1। और जो ऑर्गेनिज्म बने हैं एक से ज़्यादा सेल के, तो जो नंबर ऑफ सेल हैं वो वेरी करता है, बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल यानी एक से ज़्यादा सेल से ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। सेल की शेप की बात करूं तो सेल की शेप जो होती है डिपेंड करता है कि बॉडी में वो कौन सी पोजीशन पे है ना, उसके बेसिस पे जो सेल की शेप होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। नर्व सेल्स, जैसे आप देखो नर्व सेल्स जो हैं इनकी शेप कुछ इस तरह से ब्रांच शेप होगी। जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं उनकी जो शेप है फीमेल गैमेट की इस तरह से राउंड शेप है। जो स्पर्म है उसकी शेप जो होती है उसका हेड और टेल होता है। बोन सेल कुछ इस तरह से हैं, रेड ब्लड सेल इस तरह से हैं, वाइट ब्लड सेल इस तरह से हैं। तो शेप भी सेल की एक जैसी नहीं होती है कि बॉडी में कहीं पे भी सेल होंगे तो एक जैसी शेप नहीं है। सबकी शेप डिपेंड करता है उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनकी बॉडी में पोजीशन क्या है, उस बेसिस पे उनकी शेप जो होती है वो चेंज होती है। साइज़ भी सेल का डिफरेंट होता है। लार्जेस्ट जो साइज़ होता है ना वो ऑस्ट्रिच का एग है, तो वो सबसे बड़ा क्या है, ये सिंगल सेल है, बट इसका साइज़ देखो आप पिक्चर में ही आपको कितना बड़ा लग रहा है। और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो किसी बैक्टीरिया का है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल है, तो ये साइज़ में भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं। एक जैसा साइज़ नहीं होगा कि जो स्मॉलेस्ट सेल है या स्मॉलेस्ट सेल का साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी बताया ना कि सेल जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जो एक ही सेल से बने हैं। तो जो एक ही सेल से बने हैं, जनरली जो एग होता है वो एक ही सेल से बना है, तो क्या सारे जो भी दुनिया में जितने भी एग्स होंगे सबके साइज सेम होंगे, नहीं। बैक्टीरिया के एग का साइज सबसे छोटा है, वेयर एज ऑस्ट्रिच के एग की अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज़ जो है देखो ये सबसे लार्जेस्ट यूनिसेलुलर क्या है एग्जाम्पल है हमारे पास सेल की, जिसका साइज़ जो होता है सबसे बड़ा होता है। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे, यानी ये यहाँ से हमारा सही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पिछले तो चलो साइंटिस्ट के नाम हमें पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत सेल की शेप का हमें आइडिया होना चाहिए या नंबर का आइडिया होना चाहिए या बाकी चीज़ों का। यहाँ से सही चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। कि सेल जो है, मैंने घर की शुरू में एग्जांपल दी थी ना, घर में अलग अलग रूम होते हैं, अलग अलग रूम का एक पर्पस है। पूजा रूम है,
पूजा करने के लिए यूज़ करेंगे, हम वहाँ पूजा पाठ करेंगे। किचन में हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। बेडरूम में स्लीपिंग, ड्राइंग रूम है, ठीक है, या डाइनिंग रूम है, वहाँ खाना खाएंगे हम। ड्राइंग रूम में टीवी वीवी हमने देख लिया, तो है ना, एक लोकेशन का पर्पस है। वैसे ही जो सेल है बेटा, इसके भी क्या कुछ अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें भी कुछ रूम्स होते हैं, या सिर्फ सेल मैंने बोल दिया ये है क्या चीज़। अच्छा, समझ में आ गया, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि अच्छा जो सेल होता है इनकी शेप अलग अलग होती है, साइज़ भी सेम नहीं होता है, साइज़ भी इनका अलग अलग हो सकता है, नंबर भी अलग अलग हो सकता है। कुछ मैम ने बोला कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से भी बने होते हैं। अब सेल का नंबर जो है वेरी करता जाएगा। जैसे एलिफेंट है, कितना बड़ा है तो उसमें और ज़्यादा सेल होंगे, वेल कितनी बड़ी है उसमें और ज़्यादा सेल होंगे। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो सेल भी जो हैं और बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे। सेल थ्योरी में भी हमने देखा कि नए सेल्स जो होते हैं वो बनते जाते हैं, ठीक है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है जो एक सेल से बना है, आपने याद रखना है उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, ये आपको पहले भी पता होगा। और जो एक से ज़्यादा सेल से बना है ना, मोर देन वन, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनी मतलब होता है एक, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, तो सेलुलर मतलब सेल। ये एक ही सेल से बना तो यूनिसेलुलर, जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं वो मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है ना, बेशक यूनिसेलुलर एक ही सेल से बना है, बट वो किसी भी मायने में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से पीछे नहीं है। वो भी अपने सारे काम जो है वो कर सकता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, एवरीथिंग। तो पता चल गया। अब आते हैं हम कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की, तो सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो इन्हीं सारी 3 चीज़ों से हमें बाकी पार्ट्स के बारे में अपने आप पता चलता जाएगा। तो बेसिकली जो सेल है वो 3 चीज़ों से बना है। ये आपको इस तरह से डायग्राम एनसीईआरटी में दी है, तो आपने घबराना नहीं है कि पेपर में भी इस तरह की ही डायग्राम हमने बनानी है, नहीं। जनरली हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेल को, ऐसे मैं एक राउंड सी डायग्राम जो है वो बना सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से एक राउंड सी डायग्राम मैं बना सकती हूँ। तो सेल में बेसिकली क्या होता है बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं। ये मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा ना अगर, तो चैप्टर जो है ना वो अपने आप समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में किस तरह से बनानी है, ऐसे राउंड सी शेप बना देनी है, ऐसे राउंड सी शेप। जनरली हम ऐसे ही बनाते हैं। बीच में बना दिया ये एक आई जैसा स्ट्रक्चर। तो सेल में क्या होता है, ये एक लेयर बना दी ना मैंने, ये जो चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। जो ये एक दूसरा सेल है इसके पास, ये तीसरा सेल होगा। ये सेल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड मैंने मान लिया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे अलग हो पा रहे हैं एक दूसरे से, एक बाउंड्री मैंने बना दी ना, तो बाउंड्री है सबकी एक, तो एक बाउंड्री हमें पता होनी चाहिए। देन ये जो बीच में मैंने बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये जो बेटा बीच का सामान आ गया सेल का, ये चीज़, ये क्या है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, हमने ये 3 चीज़ें पढ़नी है, सारा सेल चैप्टर इसी में समाया हुआ है। एक ये बाउंड्री के बारे में पढ़ना है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो सामान आ गया, जेली लाइक स्ट्रक्चर आ गया, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इनके फंक्शन अब हमें पता होना चाहिए, भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, न्यूक्लियस का क्या रोल है, और ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने बताया ना, अलग अलग रूम्स होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, घर में हमारे अलग रूम का अलग काम है। तो वो जो अलग अलग रूम है ना सेल के बीच में, तो वो कहाँ पे होते हैं, इस साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सेल को कैसे जीवित रखना है, कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, खाना कहाँ स्टोर करना है, एनर्जी कहाँ से बनेगी, तो सेल के भी बड़े सारे काम है ना। सेल कुछ काम करता है तभी तो हम क्या ज़िंदा रह पा रहे हैं, वो हमें एनर्जी दे रहा है। तो वो सारे काम कौन कौन कर रहा है, तो सेल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वो बस हमें पता होने चाहिए। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एक एक करके बस ये 3 पार्ट्स हमें पढ़ने हैं, और सेल चैप्टर जो है इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया ना, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ये जो सेल की जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ठीक है, ये बाउंड्री अगर मैं बनाऊँ, ये जो बाउंड्री है,
ये बाउंड्री ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? सबसे पहले तो हमें हर एक, जितने भी मैं आपको बताती जाऊंगी, ये 3 मैंने चीज़ें बोलनी हैं, इनमें जो जो भी हम पढ़ते जाएंगे, हर एक के कम से कम 3 से 4 फीचर्स हमें पता होने चाहिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, तो ये क्या करती है, अब दूसरे सेल का सामान इसमें मिक्स नहीं हो जाए तो उससे बचाएगी, मिक्सिंग को क्या करेगी, स्टॉप करेगी। ठीक है, तो क्या करती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, और एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, ऐसे तो हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्यों, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या क्यों है ये, क्योंकि बहुत चूजी है, ये अपनी मर्जी नहीं है सेल की कि जो मन करेगा ये हर एक चीज़ को एंट्री दे देगा, एग्जिट दे देगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत ही क्या करती है, सिलेक्टिवली चीज़ों को इनसाइड या आउटसाइड अलाउ करती है सेल में आने जाने के लिए। ठीक है, तो मूवमेंट प्रिवेंट करती है सम मटेरियल्स की। तो ये मूवमेंट क्यों, क्या मूवमेंट करनी है मैम? तो देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से बाहर जाएगी, सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, जो हम ऑक्सीजन बेसिकली ब्रीथ कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, वो हर सेल में हमारे जा रही है, और तभी तो सेल क्या बनाता है, प्रोड्यूस कर पाता है एनर्जी। उसी एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, लिख पा रहे हो, खा पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, हर एक जो चीज़ हम एक्टिविटी कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी। एनर्जी कैसे बनेगी, जब ऑक्सीजन चाहिए होगी, ऑक्सीजन को अंदर लाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाना है, तो वो सब कौन कर रहा है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कर रही है, यानी एंट्री एग्जिट अलाउ करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एंड इट इज़ मेड ऑफ लाइपिड्स एंड प्रोटीन। तो ये हमें पॉइंट पता होना चाहिए कि ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लाइपिड्स की बनी होती है, ये आउटर मोस्ट जो हमारी मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ कि ये क्या करती है, मटेरियल को इनसाइड आउटसाइड जो है सेल से आना जाना, ये सब उस मूवमेंट का, ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखती है। तो ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, 2 प्रोसेस हैं, एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। इनके मीनिंग हमें पता होना चाहिए। पैसिव प्रोसेस क्या है कि जहाँ मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है बेटा, अगर 2 पानी की टंकी है, ठीक है, तो अगर मैंने एक पाइप लगाई है तो यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ज़्यादा वाली से पाइप से पानी लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा ना। तो यानी जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लोअर कंसंट्रेशन में पानी जो है जाना है या मटेरियल को जाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसका जो ऑपोजिट है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एनर्जी इसमें नहीं चाहिए, इसमें एनर्जी चाहिए। ये स्लो मूवमेंट है, ये रैपिड मूवमेंट है। इसमें क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, ये जो है ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पैसिवली। इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स की जो है मूवमेंट होती है। इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब पैसिव मूवमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर मैं बात करूं परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो 2 पैसिव मूवमेंट्स होती हैं, वन इज़ ऑस्मोसिस, ठीक है, एंड द अदर वन इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है, इज़ द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी और बाहर अगर वाटर है तो वाटर ने अंदर जाना है, ठीक है, तो अंदर से बाहर जाना है, फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन जाना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 2 तरह की होती है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। देखो, अब मैंने क्या बोला आपको कि पैसिव प्रोसेस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से ट्रांसपोर्टेशन होती है टू लोअर कंसंट्रेशन। जब ये ट्रांसपोर्ट जो है सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको क्या बोला, ये सेल का स्ट्रक्चर है, सेल की बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को पार करके जो मटेरियल आ रहा है, कौन आ रहा है, वाटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। जहाँ ये सेमी परमिएबल को पार करके मुझे आना पड़ रहा है। ये ऑस्मोसिस 2 तरह की होगी, एंडो मतलब क्या होता है, एंट्री, ठीक है, एक्सो मतलब ऐसे याद रखना, एग्जिट। जब एंट्री होगी ना पानी की यहाँ से यहाँ, ठीक है, इनटू द सेल, इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। और जब एग्जिट हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। और दूसरा हमारे पास प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या है,
जब सेल के अंदर ही यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अंदर ही क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वाटर का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है, तो तब नाम क्या मैं देती हूँ, डिफ्यूजन। तो सेल के अंदर ही फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो हैं चीज़ें, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन में सेल के अंदर ही, तब डिफ्यूजन उसको बोलना है। पर होता क्या है दोनों में, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही हमने जाना है। बट अगर मुझे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके जाना है तो मैं तब उसे क्या बोलूँगी, ऑस्मोसिस। और अगर सेल के अंदर ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब हम उसे नाम देते हैं डिफ्यूजन। तो ये कुछ डिफरेंस है, हमें पता होना चाहिए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में, ठीक है। डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड्स में भी होती है, बट ऑस्मोसिस सिर्फ क्या होती है, लिक्विड्स में ही होती है। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके जाना है, ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन को नहीं जाना है। तो 2-4 डिफरेंस हमें पता होने चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमें पता होने चाहिए। 3 तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। याद इनको कैसे रखना है बेटा, हिप्पो ऐसे याद रख लो। हिप्पोपोटामस पता है ना, हिप्पो मोटा होता है, ठीक है। तो हिप्पोपोटामस, इसमें क्या होगा कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी ना अंदर, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सेल जो होता है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। सेल स्वेल हो जाएगा क्योंकि वाटर जो है वो इनसाइड सेल के मूव कर जाएगा, तो हिप्पो बन जाएगा। और हाइपर इसका बिल्कुल ऑपोजिट, वाटर जो है वो मूव आउट हो जाता है इसमें, और सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। देखो कैसे श्रिंक हो गया है। और अब इन दोनों का बैलेंस, अब आइसो ने बोला ना मुझे ज़्यादा स्वेल करना है ना मुझे श्रिंक करना है, मैं क्या करूँगा, मेरी जो नेट मूवमेंट है वो बैलेंस्ड रहनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब सेल के अंदर जब चीज़ें आ रही हैं, वही ये देखो याद कैसे रखना है, जहाँ एंडो एक्सो वर्ड होते हैं ना, तो एग्स यानी एग्जिट और एंडो मतलब एंट्री, है ना। तो यानी जब कोई चीज़ की एंट्री हो रही है ना सेल में, तो अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कोई चीज़ अंदर आ रही है तो एंडोसाइटियोसिस, बाहर जा रही है तो एक्सोसाइटियोसिस। तो ये याद रखना है। मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, है ना। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, देखो उनको कितने हार्श इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर सेल्फ फ्रॉम थंडर स्ट्रॉम, सनलाइट, कितनी हार्श कंडीशन है, स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, तो उनके पास एक और सिक्योरिटी है, एडिशनल सिक्योरिटी है उनके पास, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। कि इनको एक और सिक्योरिटी दे दी, एक और इनको वॉल दे दी जो इनको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सेल वॉल सिर्फ किस में होती है, प्लांट्स के केस में होती है, ठीक है। नॉन लिविंग, बहुत ज़्यादा रिजिड, रिजिड का मतलब होता है हार्ड। आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल कंपोज्ड ऑफ मेनली किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये प्लांट्स के पास होती है, इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोलाइसिस। तो ये प्लांट में प्रोसेस होती है, लिविंग प्लांट में होती है, जब वो क्या करते हैं, वाटर को लूज़ कर देते हैं ना थ्रू ऑस्मोसिस, तो सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो प्लांट के केस में हम इसको क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोसिस नाम हम इसको। सेल वॉल के फंक्शन भी हमें पता होने चाहिए। तो सेल वॉल जो है वो क्या करती है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्लांट को प्रोवाइड करती है, परमिट करती है प्लांट्स को, फंजाई को, बैक्टीरिया को टू रेजिस्ट बस्टिंग इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या है कि जब वाटर जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है सेल में, तो ज़्यादा हो गया तो वो क्या, मैंने आपको बताया ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है, यानी हिप्पो, यानी सेल जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में सेल बर्स्ट ना कर जाए तो उसमें प्रोटेक्शन करती है। सेल एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। सेल वॉल एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। तो इक्वल प्रेशर जो है ये सेल वॉल जो है एक्सर्ट करती है और ये बस्टिंग से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और सेल वॉल के बारे में। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए किसी सेल की, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये जो बाउंड्री हमने पढ़ी है, यही रप्चर हो जाए, यही ख़राब हो जाए, तो इससे सेल को कोई इफेक्ट होगा? तो बिल्कुल इफेक्ट होगा, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैंने बोला ना सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक्सचेंज होना मटेरियल का इनसाइड या आउटसाइड जाएगा, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की हेल्प से ये करती है।
तो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रप्चर हो जाए, ख़राब हो जाए, तो सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्योंकि ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू जो सेल से जो है चीज़ें, इनका एंट्री एग्ज़िट वो नहीं हो पाएगा। जो सेल है वो इंटरनल इन्वायरमेंट है जो सेल का, वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ जब कांटेक्ट में आएगा तो सेल क्या हो जाएगा, इससे हमारा डेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। अब एक मैंने आपको बताया था सेल में हमने पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमने देखा कि प्लांट के केस में एक और इसके पास लेयर थी जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। देन ये बीच में ना एक राउंड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो अब ये जो न्यूक्लियस है, जैसे ये डायग्राम देखो, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ पोर्स हैं इसके पास, है ना। और ये ऑरेंज कलर से क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियस की भी क्या है, एक बाउंड्री है। अब ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, बीच में ये जेली लाइक मटेरियल है। अगर ये न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं होगी तो ये सारा जेली लाइक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में मिक्स हो सकता है। तो एक न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्या है, ये डबल लेयर है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, यानी इसमें भी एक्सचेंज हो सकता है मटेरियल का, ठीक है। तो परमिएबिलिटी ये भी अलाउ करती है मटेरियल का एक्सचेंज। तो मटेरियल का एक्सचेंज होता है, बट होता किस में है, ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ से मटेरियल इनसाइड आ सकता है, यहाँ से आउटसाइड आ सकता है। इसमें भी क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बीच में क्या है मैम, ठीक है, इसकी एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री भी इंपॉर्टेंट होती है कि मिक्सिंग ना हो जाए चीज़ों की। पोर्स होते हैं, सिलेक्टिवली चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं अंदर न्यूक्लियस के और बाहर जा सकती हैं। बट न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में होता है बेटा क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है, जिसमें डीएनए और प्रोटीन है, यानी हमारी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो सारी स्टोर होती है, ठीक है, जो कि सेल डिवीजन के दौरान ही विजिबल होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। और डीएनए क्या है, डाइऑक्सी। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड व्हाट इज़ दिस डीएनए, दिस इज़ डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारी वही हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल किसके बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ जीन जो कि रेगुलेट करते हैं सेल फंक्शन एंड इनहेरिटेंस, एंड आर विजिबल एज क्रोमेटेन मटीरियल। ये देखो यहाँ पे क्रोमोजोम है, यहाँ क्रोमेटेन है। अब जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, जब भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो बेटा ये जो डीएनए होता है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे ऐसे धागा होता है। ये जब धागा जो होता है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसे रिलैक्स्ड फॉर्म में है, फ्रीली फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, क्रोमेटेन बोलूँगी। और यही जब कंडेंस्ड हो जाता है, एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाता है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, एक शेप में आ गया, तो इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटेन और क्रोमोसोम का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि जो रिलैक्स्ड फॉर्म होती है हमारे डीएनए की, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ऐसे रिलैक्स्ड फॉर्म में फ्रीली ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो वो क्रोमेटेन है। और जब भी ये कंडेंस हो जाता है, एक शेप में आ जाता है, अरेंज कर लेता है अपने आप को, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो डायग्राम देखो, क्रोमेटेन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे जो बनाया हुआ है, दिस इज़ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो क्रोमेटेन मैं बोलूँगी। यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, अगर ऐसे ऐसे अपने आप को अरेंज कर ले तो ये क्रोमोसोम बन जाएगा। उसके बाद ये न्यूक्लियोस है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर मोर मेम्ब्रेन। तो ये सारी लेबलिंग जो है वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वही क्रोमेटेन जो है, बेसिकली क्या है, क्रोमेटेन मटेरियल विजिबल एज एन इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड अंडरगो इनटू ऑर्गेनाइजेशन। कब जाता है, जब वो क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम। तो ये है डीएनए, इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर। तो जब ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो क्रोमोसोम हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस की ही बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें जो न्यूक्लियस होता है ना, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना कि जो न्यूक्लियस है सेल का, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन होती है। बट क्या सारे सेल्स में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, बेटा कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिसमें न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होगी। अब जब न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये जो जेली लाइक मटीरियल है ये इसके साथ मिक्स मैच कर सकता है ना, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक प्रिमिटिव, पी से प्रोकार्योटिक, पी से प्रिमिटिव। एसएसटी में पढ़ा होगा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना। तो यानी ये बहुत पुराना है, ये सेल ऐसे समझ लो पुराना है, तो इसमें न्यूक्लियस की शेप ही नहीं है प्रॉपर,
ठीक है। तो न्यूक्लियस जो रीजन होता है इसमें वेल डिफाइन नहीं होता है, बट यूकारियोटिक मॉडर्न सेल, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज बाउंडेड एंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। तो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ना साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो सेल के कंपार्टमेंट, वो इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये इनका साइज़ है। ओके, तो ये सारा डिफरेंस यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक का पता होना चाहिए। याद कैसे रखना है कि ये न्यूक्लियस के बाद ही मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको टॉपिक, तो यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियस इतना अच्छा नहीं है, पिछड़ा हुआ है, पुराना है, वेल डिफाइन नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो प्रोकारियोटिक। एंड यूकारियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेल के कंपार्टमेंट्स भी होंगे, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे। तो बेटा दो चीज़ें हमने देख ली, ठीक है, सेल ये देख लिया, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, मटेरियल के इनसाइड आउटसाइड अलाउ करती है। प्लांट्स के पास एक और होती है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बारे में देखा। अब आगे हमारा लास्ट पार्ट, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ये चीज़, इसके बारे में पढ़ना है। ये जो जेली लाइक चीज़ें हैं ना, इसको हम बोलते क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके बीच में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंड स्मूथ, पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक क्या होता है, एक नेटवर्क है। इसी नेटवर्क से क्या होगा, चीज़ें जो होंगी ना सेल में, एक जगह से दूसरी जगह क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये नेटवर्क है, दो तरह का नेटवर्क है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो नाम क्यों पड़ा है रफ, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये क्या होता है, अपीयर, दिखने में रफ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस जहाँ पे होती है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ क्यों बोलते हैं, ये राइबोसोम की वजह से, आर से राइबोसोम, आर से रफ, याद रखेंगे। राइबोसोम यहाँ सिंथेसिस होता है, उसकी वजह से ये रफ दिखता है। और राइबोसोम है क्या, वो जगह है जहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम। लिपिड की प्रोडक्शन नहीं होगी इसमें, ठीक है। नो रोल इन एंजाइम और हार्मोन सिंथेसिस, नो डीऑक्सीफिकेशन कैपेबिलिटी। वेयर एज जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो ये क्या करता है, लिपिड की, एंजाइम की और हार्मोन प्रोडक्शन यहाँ पे होगी, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करेगा। यहाँ पे कोई प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, ये लिपिड सिंथेसिस करता है, हार्मोन प्रोडक्शन का ध्यान रखता है, एंजाइम्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन गोल्गी अपरेटस। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है तो मुझे उसको क्या करना है, सेल में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तो वो काम कौन करता है, पैकेजिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, प्रोटीन की, ठीक है। साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह मुझे लेके जाना है, ये यहाँ से मुझे प्रोटीन बना तो मुझे यहाँ लेके जाना है, तो ये गोल्गी अपरेटस जो है वो ये वाला काम जो है वो सारा करते हैं। अब नाम किस पे पड़ा है, कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के ऊपर इसका नाम पड़ा है। कंप्राइज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड रफली पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह से पैरेलली जो ये वेसिकल्स होती हैं अरेंज होती हैं। फंक्शन बस इसका ये याद रखना है कि जो प्रोटीन राइबोसोम ने बनाया था ना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको अच्छे से पैक किया, ट्रांसपोर्ट किया, चलो जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। स्टोरेज का फंक्शन करता है, मॉडिफिकेशन और पैकिंग का जो है ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम्स क्या है, ये लाइसोसोम्स बनाने का भी काम करता है। लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स बोलते हैं, ठीक है। जब भी सेल में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, कोई पार्ट जो है, कोई चीज़ अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, सेल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ये क्या करता है, उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। कभी कभी ये पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सुसाइड बैग। अपने आप को ही, पूरे सेल को ही क्या कर दिया, मार दिया। क्या होता है इनमें, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज करना है, कुछ खराबी हो गई है उसको ठीक करना है, या सेल को ख़त्म कर देना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो सारी चीज़ें कौन करता है, राइसोसोम। देन माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की डायग्राम हमें थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। पावर हाउस होता है ये सेल का, ठीक है। ये ATP एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करता है। सेलुलर एक्टिविटी, सेल की जो एक्टिविटी है
एंड मैकेनिकल वर्क उसका ध्यान रखता है। ठीक है, सेल की एक्टिविटी वही एक्सचेंज करना है गैसेस का, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी जिसमें जो एनर्जी चाहिए वो सारी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे पोसेसेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोई भी जो है प्रोटीन नहीं चाहिए क्योंकि इसका अपना ही राइजोसोम होता है, ये अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली ये कहाँ होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है, दो वेराइटीज़ होती हैं इनकी, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलर प्लास्टिड्स। ठीक है, जो फ्लावर का अलग अलग कलर होता है बिकॉज ऑफ दैट। क्लोरोप्लास्ट पता है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल है जिससे प्लांट्स अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट, इसमें कोई भी कलर नहीं होगी, इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोर करना। ठीक है, स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन ग्रैन्युअल्स को। देन राइबोसोम्स पता है कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों में प्रेजेंट होते हैं। देन वॉक्यूल्स क्या है बेटा, स्टोरेज सैक्स होते हैं। खाना जो बनाया सेल ने उसको स्टोर करके कहीं रखना है, तो अब जैसे पता है कि प्लांट्स तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, तो प्लांट्स में अब खाना खुद बनाए तो स्टोर भी करके रखना है। ठीक है, तो वॉक्यूल्स का साइज़ प्लांट सेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो वही ये क्या है, सैक्स होते हैं, बोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलर इन एनिमल्स एंड लार्जर इन प्लांट्स। और ये फूड को स्टोर करता है। प्लांट्स में तो 50 to 90% जो है सेल की ये जगह ले लेता है, तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये एसेंशियल सब्सटेंस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। डबल मेम्ब्रेन किस किस की होती है, न्यूक्लियस की, माइटोकॉन्ड्रिया की, प्लास्टिड्स की। सिंगल मेम्ब्रेन है वॉक्यूल, लाइजोसोम, गोल्गी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन रेस्ट कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं हमें पता होनी चाहिए। डिफरेंस कुछ पता होने चाहिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, तो मेन तो पता है कि शेप जो होती है प्लांट सेल की मेनली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप होती है, एनिमल सेल की इरेगुलर शेप होती है, राउंड होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस जो होता है ये जो एनिमल सेल में सेंटर ऑफ द सेल में होता है और इसका जो होता है साइड में होता है। लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं पर कम होते हैं, बट एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गोल्गी अपरेटस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट है क्योंकि प्लास्टिड्स वही हैं, फ्लावर को अलग कलर देना, ठीक है, क्लोरोफिल की सिंथेसिस करना, ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ इसमें फ्यूअर इन नंबर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये खुद अपना खाना बनाते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, देन सेल डिवीजन वही मायोसिस एंड मिटोसिस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या है, जो न्यू सेल्स बनते हैं, जो सेल थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि नए सेल बनते हैं, एक ही सेल जो होता है वो डिवाइड होता है। तो न्यू सेल्स बनाना है सेल ऑर्गेनिज्म में तो ये दो प्रोसेसेस होती हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस। तो मिटोसिस में क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, मगर इसमें क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, यानी ये कम कम होती जाती है और ये इक्वेशनल डिवीजन है। यहाँ 2 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं, यहाँ 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं। ठीक है, डॉटर सेल जो होंगी इनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, बट इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन के दौरान तो मियोसिस ही उस टाइम पे होती है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, और ये गैमेट्स की जो प्रोडक्शन होती है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उसमें ये इन्वॉल्व होता है। बेटा यहाँ पे हमें एक और टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज़ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन का फिर से फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है, जब सेल क्या करता है, अपनी ही मेम्ब्रेन, ठीक है, मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको जब फिर से बनाना शुरू करता है, या जो दूसरे मेंबर्स हैं और ऑर्गेनेल्स हैं सेल की, तो विद इन सेल जब वो चीज़ें बनाना शुरू करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।